नमस्कार मित्रांनो. गेले 2 दिवस औरंगाबादमध्ये होतो. औरंगाबादमध्ये गेल्या 9 वर्षांपासून एक आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भरतोय, अजंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल. आणि यावर्षी या फेस्टिवलच्या काही कार्यक्रमांना मला प्रत्यक्ष हजेरी लावता आली. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये जावेद अख्तर, प्रसिद्ध कवी, गीतकार आणि लेखक यांचं जे भाषण होतं ते देखील खूप आवर्जून ऐकण्यासारखं होतं. या भाषणामध्ये महाराष्ट्राच्या संस्कृतीबद्दल ते जे भरभरून बोललेले आहेत ते खरंच ऐकण्यासारखं तर आहेच, पण सोबतच सध्या फिल्म इंडस्ट्रीमधले जे ट्रेंड्स आहेत त्याच्यावरती देखील त्यांनी अगदी नेमकेपणानं भाष्य केलेलं आहे. जावेद अख्तर जेव्हाही बोलतात, आपल्या कलेबद्दल बोलता बोलताच त्यांचे जे सामाजिक विषयांवरचे भाष्य असतात ते देखील खूप मार्मिक असतात आणि त्या दृष्टीने हे भाषण जे आहे ते अगदी आवर्जून ऐकण्यासारखं आहे. सध्या आपला समाज जो आहे तो थोडासा गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे का, आणि त्यामुळं आजच्या समाजाचा नायक जो आहे तो शोधणं चित्रपटकारांसाठी अवघड होऊन बसलेला आहे का, हा प्रश्न सुद्धा त्यांनी या व्यासपीठाच्या निमित्तानं उपस्थित केला. कारण त्यांनी अगदी आधीपासूनची हिस्ट्री सांगितली की त्या त्या काळातले नायक जे आहेत ते कशा पद्धतीने असतील. प्रोटॅगनिस्ट ज्याला म्हटलं जातं की त्या कथेचा मुख्य सूत्रधार जो असतो, स्त्री पात्र असेल किंवा पुरुष पात्र असेल, पण तो कशा पद्धतीनं असेल हे आतापर्यंत बॉलिवूडच्या त्या त्या काळामध्ये स्पष्ट होत होतं. तशा पद्धतीनं त्यांचा अँग्री यंग मॅन जो आहे तो देखील नेमका त्याच काळामध्ये का आला याचं देखील उत्तर त्यांनी या भाषणामध्ये दिलेलं होतं. आणि त्यामुळं हे भाषण संपूर्णपणे ऐकण्यासारखं आहे. याच उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला आर बाल्की, ज्येष्ठ दिग्दर्शक, आणि अनुभव सिन्हा ज्यांनी आर्टिकल 15 सारखे चित्रपट दिलेले आहेत ते देखील उपस्थित होते. आणि खूप बरं वाटलं की औरंगाबाद सारख्या शहरामध्ये इतका आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा फिल्म फेस्टिवल इतक्या वर्षांपासून होतोय. मला देखील पहिल्यांदाच कळालं की या फिल्म फेस्टिवलनं एका फिल्म इन्स्टिट्यूटला सुद्धा जन्म दिलेला आहे आणि औरंगाबाद सारख्या शहरामध्ये ही फिल्म इन्स्टिट्यूट जी आहे ती आता नावारूपाला येते. त्यामुळं या महोत्सवातलं हे भाषण जे आहे ते खरोखर जावेद अख्तर यांचं ऐकण्यासारखं आहे आणि ते तुमच्यापर्यंत मी आता पोहोचवतोय. हे भाषण तुम्हाला कसं वाटतंय, त्याच्याबद्दल तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर त्या आवर्जून कळवा. त्यांचं स्वागतच आहे. मंच पे बैठे बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जितनी आपने मुझे इज्जत दी है, मैं आपसे सच कहता हूं मैं इसके काबिल नहीं हूं. बहुत ज़्यादा आपने मुझे सम्मान दे दिया. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके आसपास कहीं पहुंचने की कोशिश पहुंचूं. मैं अभी तो नहीं हूं. मैं बधाई देता हूं आपको इस फिल्म फेस्टिवल की. खुशी है लेकिन हैरत नहीं है. मैं पला बढ़ा लखनऊ में हूँ, अलीगढ़ में, भोपाल में, नॉर्थ इंडिया में था. हम लोग सब एक्चुअली कूप मंडूक होते हैं, अपने अपने कुएं में रहते हैं और वही हम समझते हैं कि बस जो हमारा कल्चर है, हमारी भाषा है, जो हमारी लिटरेचर है, जो हमारा आर्ट है, बस वो है, बाकी तो क्या लोग जानते हैं. 20 साल का था जब मुंबई आया. मेरा पहला जो शौक था वो जब मैंने मराठी प्लेस देखे, मैं जमीन पर गिर गया. मैंने ऐसी कोई चीज कभी देखी ही नहीं थी. और धीरे धीरे महाराष्ट्र में रह के मेरी आंखें खुली और खुलती चली ही जा रही हैं. यहाँ महाराष्ट्र में जो इज्जत है कला की, वो शायद बंगाल में होगी, सुना है मैंने. लेकिन चाहे वो साहित्य हो, कविता हो, थिएटर हो, नृत्य हो, संगीत हो, एक आम इंसान उसकी इज्जत करता है, उसके बारे में सोचता है और उसे सम्मान देता है. ये बहुत उम्मीद की और बहुत आशा की बात है. हुआ यह है कि पिछले इतने वर्षों में ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं. जब भारत आजाद हुआ तो सुई नहीं बनाता था. आज कहाँ पहुंच गया है. आप लोग याद करेंगे जो भी 50 साल की उम्र से ऊपर होंगे कि हमारे घरों में अगर बहुत जो चीज मशीन होती थी तो एक बिजली की इस्त्री, एक मर्फी का रेडियो, एक छत पे उषा का फैन, बस खत्म. ये भी बड़े खाते पीते घरों में होता था. मिडिल क्लास तो कार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जैसे आज मिडिल क्लास प्राइवेट प्लेन के बारे में नहीं सोचेगी.
लेकिन हम कहां से कहां पहुंचे मटीरियली। लेकिन इस होड़ में ये खुशहाली की और एफ्लुएंस की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में हमारा बहुत सारा सामान प्लेटफॉर्म पे रह गया। वो सामान था भाषा, वो सामान था साहित्य, हमारा क्लासिकल संगीत, हमारा क्लासिकल नृत्य, हमारा क्लासिकल थिएटर। हमने वो सब छोड़ दिया, भूल गए। हमारी पुरानी जनरेशन ने हमको किसी तरह से बहला के, फुसला के, समझा के चीजें दी थी, लेकिन हमारे पास समय नहीं था उनके बारे में सोचने का और अगली पीढ़ी को देने का, तो कहां समय। हम कल्प्रेट हैं। लेकिन देख के खुशी होती है कि आज भी इस देश का इतना बड़ा एक हिस्सा है महाराज, जहां लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया है, जहां आज भी एक आम इंसान, एक जिसे मामूली इंसान कहते हैं, उसके दिल में इन तमाम कलाओं की इज्जत है। और एक गरीब से गरीब आदमी इन शहरों का किताब खरीदता है, मैगजीन खरीदता है। मैं तो जब भी महाराष्ट्र के किसी शहर में गया हूं, वो कोल्हापुर हो, सांगली हो, या यहाँ भी एक बार पहले आने का इत्तेफाक हुआ है, यहाँ भास्कर वालों ने एक कराया था ऐसा जलसा जिसमें Q&A किया था मुझसे, मगर वो आके उसी अगले दिन सुबह ही वापस चला गया था, कुछ समय नहीं यहाँ मिला। तो हर बार मुझे ये लगता है कि मुंबई तो खैर एक कमर्शियल शहर है, वहां तो धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो, चलता रहता है। उसके बाद भी लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हवा जो है उसके खिलाफ चलना पड़ता है। लेकिन उसके मुकाबले में हम जब इन शहरों में जाते हैं तो ये देख के खुशी होती है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनकी सुरक्षा इन शहरों में हो रही है। तो मुझे कोई हैरत नहीं कि यहाँ एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा, इसलिए कि जो फिल्म है ये एक अजीब तरह की कला है। इसमें हम जितनी कलाओं का नाम लिया है, ये सब की सब आके एक समंदर में गिरती हैं, और उसका नाम है सिनेमा। वो चाहे संगीत हो, वो चाहे साहित्य हो, वो चाहे विजुअल आर्ट हो, चाहे ऑडियो आर्ट हो, किसी भी तरह की जो कला है, लिखना है, बोलना है, नृत्य है, थिएटर है, सब आके एक जगह जमा हो जाते हैं। अब ये हम पर है कि हम इतनी पावरफुल चीज को किस तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ जो दो डायरेक्टर बैठे हैं यंग, ये मैं समझता हूं जो पहले के अच्छे डायरेक्टर रहे हैं उनसे एक कदम आगे हैं, और उसकी वजह हम लोगों ने पता नहीं क्यों एक बात मान ली थी कि या तो आप इंटरेस्टिंग हो सकते हैं या आप सेंसिबल हो सकते हैं, दोनों काम तो नहीं हो सकते। हमारे कमर्शियल सिनेमा ने बहुत देर तक हमें बात समझाई थी कि अगर सेंसिबल हुए तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहोगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक अपनी डगर नहीं निकाली है। दोनों डायरेक्टर, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उम्र में भले मुझसे छोटे हो लेकिन काम में मुझसे आगे हैं, कि इन्होंने वो फिल्में बनाई हैं जो बात करती हैं, जो कहती हैं, लेकिन ऐसे कि हर आदमी सुनने को तैयार है। ये बड़ी बात। देखिए, हम लोगों की भी बड़ी तारीफ होती है कि भाई सलीम जावेद ने एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई, और वो कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटी थी, और उस वक्त के जो राइटर और नौजवान और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस थे वो इसी तरह सोच रहे थे। मैं आपसे एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूँ, हमको तो कुछ नहीं पता था ऐसा, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। हमको ये नहीं पता था कि जो हम काम कर रहे हैं इसकी कोई भी सोशियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस है, हमको बिल्कुल नहीं पता। हमें कहानी अच्छी लग रही थी, कैरेक्टर अच्छा लग रहा था, हम लिख रहे थे। अब उसके ऊपर कैलिफोर्निया में भी और पेरिस में भी थीसिस लिखी गई है, ये हुआ वो माने निकाले गए जो हमें पता ही नहीं थे। तो ये सब हुआ, लेकिन मुझे इसकी खुशी है कि हमको नहीं पता था। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि अगर हमें पता होता
तो इसके मतलब है कि हम वो बनाते जो दूसरों की सोच, लेकिन हम उनसे अलग नहीं थे। हम उसी हवा में सांस ले रहे थे, हम उन्हीं में से एक थे या दो थे कहिए। तो हम जो है हम वही सोच रहे थे, क्योंकि हम भी उसी भीड़ में थे जो दुनिया से बाकी लोग सोच रहे थे। हमारी और उनकी सोच एक थी, इसलिए लोगों ने हमें पसंद कर लिया। मगर हमें ये नहीं पता था कि हम ये सबकी सोच है और आज यही बिकेगा और यही चलेगा। बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सच ये बात है, कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे तो लगता है कि हम लोग अजीब कुछ पागलपनी था हमारा। एक वक्त जब आप लोग, पता नहीं कितनों को याद होगा या कितने उस वक्त होश में थे, जब राजेश खन्ना का जमाना चल रहा है, रोमांटिक फिल्म चल रही हैं, जहां आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एल्बम देख के बाद एक हिट हो रहे हैं। एक नए राइटर आते हैं एक स्क्रिप्ट लेके जिसमें हीरो गाना ही नहीं गा रहा, जिसमें हीरो रोमांस ही नहीं कर रहा। यानी अगर शायद मुझे जितनी अकल आज है उतनी उस दिन होती तो मैं ना लिखता। अरे भाई ये कैसे चलेगा, मगर वो जुनून था, यंग एज थी, नहीं यही ठीक है और यही है तो हो गया। मगर हमने तो वाकई ये सोचे बिना और जाने बिना कि ये कुछ दुनिया को पसंद आ जाएगा या ये एक नया मोड़ है, ये एक नई बात है जो हम कह रहे हैं, ये है लोगों के मन की बात। हम मन की बात नहीं कर रहे थे। तो हमें तो जो ठीक लगा हमने लिख दिया, अब वो चल गया। असल में क्या होता है देखिए ना, ये हीरो कौन होता है, ये जो प्रोटैगनिस्ट जिसे हम कहते हैं वो कौन है। और आप अगर देखेंगे 40 से लेकर अब तक तो प्रोटैगनिस्ट चेंज होता रहता है। कभी इस देश में देवदास एक कल्ट फिगर था। मेरे फादर मुझे बताते थे कि जब सहगल साहब की देवदास रिलीज हुई थी तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़के खांसने की फैशन हो गया था, लड़के खांसते थे जैसे देवदास खांसा करता था। उसके बाद एक नया रोमांटिक हीरो आया जैसे दिलीप कुमार की शक्ल में। उसके बाद एक रेबल स्टार आया। वो रेबल स्टार किस चीज से रेबल करता था, वो समाज से रेबल करता था, जुल्म से रेबल करता था, वो इकोनॉमिक सिस्टम से रेबल नहीं, वो सिर्फ अपनी माँ या बाप से रेबल करता था। और इतना ही काफी हो गया था उसे रेबल स्टार कहने में कि जहां माँ बाप कह रहे हैं वो वहां शादी नहीं करता था। ये रेबल था वो, इससे ऊपर नहीं था। वो वक्त था जब शायद वो जो दिलीप कुमार राज कपूर का एरा था, वो जो नेहरूवियन सोशलिस्टिक पैटर्न की बात होती थी, आस थी, उम्मीद थी कि बस अब ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ कैलेंडर अच्छे दिन आ रहे हैं। वो तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। तो ये उम्मीद जो थी वो आदमी को रेबल पूरी तरह बनने नहीं देती। थोड़ी थोड़ी जंजीरें टूटी थी कि कम से कम घर से तो बगावत करो भाई। लेकिन जब इंसान का, एक आम आदमी का कानून पे, अदालत पे, इंसाफ पे भरोसा उठा, जब उसने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस को उठते हुए देखा, तो आया एंग्री यंग मैन। ये इत्तेफाक है कि उसको हम सोच रहे हैं। ये जो था ये विजिलांते, ये 1954 में नहीं आ सकता था। तब हमको ऐसा यकीन था कि अब जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ। जब ये सपना टूटा, जब इमरजेंसी आई, जब ये तमाम चीजें हुई, उसमें से एक आदमी निकला जिसने कहा कि मैं अपना इंसाफ खुद ही कर लूंगा। ये हम सबके दिल में था। अब देखना है, ये तो हिस्ट्री है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट कौन है, कैसा है? आज जो इमेज है, इसलिए कि जो हीरो की इमेज है वो कंटेम्पररी मोरालिटी और कंटेम्पररी एस्पिरेशन को मिलके बनती है। ऐसा सही है और ऐसा होना चाहिए। इन दोनों को मिला लीजिए, कंटेम्पररी हीरो बन जाएगा।
आज कौन है? मैं समझता हूं कि आज जो राइटर्स हैं उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे आदमी को आज का हीरो कहें, किस तरह से कहें, क्या कहें। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि समाज में कंफ्यूजन है। जब समाज क्लियर होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तब आपको बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं कहानियों में। जब समाज ही तय न कर पाए कि क्या गलत है और क्या सही है, तो फिर बड़े कैरेक्टर नहीं बन पाते। किस्सा ये है कि एक जमाने में जिंदगी बड़ी सादा थी। अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे कहानियों में। अब बात यह है कि हम सबके दिमाग में एक ही सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति। तो अब हम अमीरों को बुरा नहीं दिखा सकते, हम तो खुद अमीर बनना चाहते हैं। तो हम बुरा किसको कहें, और जेल भी नहीं जाना चाहते। तो हमारे बड़ी बंधन है हम पर इस वक्त। और मैं समझता हूं कि ये जो यंग फिल्म मेकर हैं, इनका बड़ा इम्तिहान है कि आज आप किस तरह का चरित्र बना के पेश करेंगे और ये समाज किस चरित्र की पे वाह करेगा। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। मुझे लोग बहुत बोलते हैं, साहब आजकल कैसे गाने होने लगे। गाने तो 6-7-8 आदमी मिलके बनाते हैं। चोली के पीछे क्या है, एक आदमी ने लिखा था, 2 आदमी ने कंपोज किया था, 2 लड़कियों ने उस पर डांस किया था, एक कैमरामैन ने शूट किया था, एक कोरियोग्राफर ने उसे अरेंज किया था। 8-9-10 लोग हो गए। ये 8-9-10 लोग थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि गाना समाज में सुपरहिट हो गया था, ये करोड़ों लोगों को अच्छा लगा था। ये डरावनी बात है। हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सिनेमा बनाने वालों से ज्यादा सिनेमा देखने वालों की है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय कीजिए कि कैसी फिल्में बनेंगी और कैसी फिल्में नहीं बनेंगी। हमारी फिल्मों में क्या संस्कार होंगे, क्या वैल्यूज होंगी, क्या मोरालिटी होगी, और किसको आप रिजेक्ट करेंगे, ये फैसला आपको करना। बॉल जो है इस वक्त आपके कोर्ट में है। ये जैसे जो हमारे 2 यहाँ बैठे हैं, और भी हैं फिल्म मेकर, बहुत ज्यादा नहीं है, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बल्कि शायद 1-2 उंगलियां ज्यादा निकले, लेकिन हैं। आप इनके साथ कितनी देर और कितनी दूर तक खड़े होंगे, ये फैसला करेगा, ये बात फैसला करेगी भारतीय सिनेमा के फ्यूचर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। तो इसके बारे में सोचिए। थैंक यू।